चलिए समझिएगा, ईएम वेव्स चैप्टर में एक जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसका है? मैक्सवेल का, है ना। मैक्सवेल तो मैक्सवेल ही है जिन्होंने बताया, या मैक्सवेल ही है जिन्होंने सबसे पहले ईएम वेव्स की एग्जिस्टेंस की बात करी। यहाँ ईएम वेव्स होती हैं, कैसे आती हैं वो एक अलग चीज है ना। फिर बाद में बहुत लोगों ने डिस्कवरी किया, बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, 4-5-6 लोग हैं। जैसी कहानी आपकी क्या देना चाहिए, उनकी है पोलर सैटेलाइट वगैरह और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वगैरह की, उसी तरीके से इसकी भी कहानी है। आपका क्या कहते हैं, ईएम वेव्स के लिए अलग अलग सबके प्रेडिक्शन है। तो मैक्सवेल जो है, इन्होंने सबसे पहले ये चीज दिमाग में लाई थी। इसके पहले मैक्सवेल ने कुछ और चीजें भी करेक्ट करी हैं, जिनको अपन मैक्सवेल्स इक्वेशंस से नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? मैक्सवेल्स इक्वेशंस, ठीक है ना। इन्होंने कुछ 3-4 इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है क्या? तो ये सारी चीजें डिस्कस करी किसने? मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल्स इक्वेशन दिया। इस सबसे पहले उन्होंने एक और बात कही कि जो एम्पियर भाई साहब कहते थे सर्किटल लॉ में, एम्पियर कहते थे ना कि किसी भी लूप में, है ना, किसी भी लूप के थ्रू अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उस लूप से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका लाइन इंटीग्रल हमेशा उस करंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कहने का ऐसा, जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेट है और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर में ये वायर लगी है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो हमेशा क्या होगा? करंट के प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल। ये कौन कह रहा था? ये कह रहे थे कौन? एम्पियर। जबकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। मैक्सवेल ने ये पता लगा लिया कि ये कहाँ पे फॉल्ट है, कैसे गड़बड़ है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा, हालांकि पहले से ही वो कह रहे थे कि एम्पियर आपकी पूरी बात सही नहीं है, जरूरी नहीं है कि करंट फ्लोइंग कॉइल की जो चारों तरफ की कहानी है तो उसमें लाइन इंटीग्रल हमेशा करंट के प्रोपोर्शनल हो, है ना। ये जरूरी नहीं है। आपको कोई एक्स्ट्रा एजेंसी भी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए। इस मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन रखने के लिए आपको एक्स्ट्रा सोर्स की भी नीड होगी। और ऑस्टेड बता दिए थे कि नीड क्या, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। मतलब अगर आप किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। तो मैक्सवेल का मानना था कि जो एम्पियर कह रहे हैं उनकी पूरी बात में सच्चाई नहीं है, बीच में फॉल्ट भी है, क्योंकि हर कंडीशन में ये चीज सक्सेस नहीं है, क्योंकि आपको इसके अलावा भी थोड़ा सा क्या है, एक्स्ट्रा करंट की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा सोर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैक्सवेल ने कहा। बाद में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये चीज प्रूव भी करी। तो मतलब उन्होंने मेनली जो है एम्पियर के सर्किटल लॉ को मॉडिफाई किया है मेनली। हालांकि उन्होंने डिस्कस तो 3-4 इक्वेशंस करी हैं और उनमें अपने लेवल पे उन्होंने अपने एजम्पशंस दिए हैं, है ना। बाकी जो मेन है वो उन्होंने जो है तो मॉडिफाई करा किसको? एम्पियर के सर्किटल लॉ को। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। एक्सपेरिमेंट क्या करा कि जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको ना वो किसी सप्लाई के थ्रू चार्ज कर रहे हैं। ये सप्लाई लगी है, ये सप्लाई है और ये की है, ठीक है, और सप्लाई के थ्रू वो इसको चार्ज कर रहे हैं, जिससे आई करंट आ रहा है और जा रहा है। समझिएगा बहुत ध्यान से इस चीज को, आई करंट आ रहा है और जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो एम्पियर के हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर अपन ऐसा कहें कि हमने एक यहाँ पे कॉइल लगा दी, ठीक है, और एक कॉइल हमने यहाँ बीच में रख दी, ठीक है, थोड़ा सा इसको गैप बढ़ा दें, है ना, दिखाने के लिए, हालांकि रहता तो कम ही है लेकिन मैं बढ़ा देता हूँ सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है, समझिएगा। ये हमारे पास क्या कैपेसिटर, एक कॉइल इन्होंने यहाँ पे लगा दी, समझिएगा, और इस कॉइल के साथ जो है, इस कॉइल से अक्रॉस ये करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस कॉइल के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा।
इसका नाम मैं रख देता हूं कॉइल C1 और इसका नाम रख देता हूं कॉइल C2। तो इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल ने, तो यहां से बटन चालू कर दी और चालू करने के बाद करंट क्या है इसमें मूव करने लगा, करंट फ्लो करने लगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर अपन ऐसे भी देखें तो अपन को दिख रहा है कि यहाँ पे करंट जा रहा है और यहां से करंट निकल रहा है, जबकि बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, गैप है। बीच में क्या है? गैप। तो तुरंत ही हमारे दिमाग में क्लिक होता है यहाँ बीच में कुछ करंट रहता होगा, कोई तो है जो चार्ज को इस एंड से इस एंड पे मूव करा रहा है। ठीक है, समझिएगा। खैर अपन तो एम्पियर में बहस करने जा रहे हैं। उन्होंने ये दो कॉइल सेट करी और ये सेपरेशन काफी कम है, क्योंकि ये गैप बहुत कम है, तो ऑब्वियसली ये सेपरेशन भी क्या है, बहुत ही कम है। समझिएगा। एज आई करंट फ्लोज अक्रॉस क्या C1, देन क्या मिलेगा? लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL लिंक्ड टू C1 क्या हो जाएगा बताइए? म्यू नॉट I। समझिएगा, क्या हो जाएगा? B डॉट DL म्यू नॉट I हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? म्यू नॉट I हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें C2 कॉइल की, इसकी बात करें, C2 कॉइल की बात करें, तो C2 कॉइल में क्या कंडीशन आएगी? बट there is no current between the gap of प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसमें कोई करंट नहीं है, या यूं कहें कि C2 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना, नो करंट फ्लोइंग अक्रॉस क्या? C2। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL लिंक्ड टू C2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। जब कोई करंट ही नहीं है तो क्या होगा बताइए? 0 होगा। तो यार मतलब यहां पे आपका एम्पियर का लॉ तो फेल हो गया। हालांकि एम्पियर ने कहा तो ये था कि जिस कॉइल की हम बात करते हैं उस कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल है। तो एम्पियर के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन ये जो सेपरेशन है इन कॉइल्स के बीच की इतना कम है कि अगर इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे लिंक्ड भी होना चाहिए। मतलब अगर आप एम्पियर कहते हो कि ऐसा सही है, तो सच्चाई तो ये है कि इसके पास भी थोड़ा बहुत करंट है, लेकिन आपकी जो मशीन है, आपका जो लॉ है, उसके हिसाब से क्या है, आप क्या दे रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो क्या आएगा? C2 से लिंक्ड 0 आएगा अगर एम्पियर के लॉ पे जाते हैं। जबकि इतने क्लोज है कि इसके थ्रू भी करंट है और C2 के थ्रू भी करंट क्या है? होगा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसकी बात समझते हैं। तो यहाँ पे एम्पियर का लॉ फेल हो जाता है। एम्पियर का लॉ अगर फेल हो जाता है, लेकिन जबकि है एक्चुअल में है सच्चाई क्या कि C1 और C2 क्या है? बहुत क्लोज है। तो ये बात पॉसिबल नहीं है कि इसके थ्रू बिल्कुल भी करंट फ्लो ना हो रहा हो। तो कोई तो है जो चार्ज को इधर से इधर लेके जा रहा है, कोई तो ताकत है जिसकी वजह से चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं। वो जो चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब बीच में कोई एक ऐसा फ्लो डेवलप होता है, उस जो फ्लो को बोलते हैं अपन क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। वो एक्चुअल में करंट नहीं है, वो करंट जैसा कुछ नहीं है, वो एक क्या है? एक फ्लो है, एक फिनोमेना है, जिसकी वजह से चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ क्या करता है? मूव करता है। उस फिनोमेना बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी क्या है? अगर आप कैपेसिटर को चार्ज ना कर रहे होते, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट तब आया जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो। तो एक ऐसा करंट दो प्लेट्स के बीच में या गैप के बीच में, एक ऐसा करंट का डेवलप होना जो कि सप्लाई देने से आता है, कंडक्शन करंट से आता है। किसी भी सर्किट में अगर आप कंडक्शन करंट देते हैं तो किसी गैप में जहां कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है,
है ना, उस गैप में जो करंट डेवलप होता है उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन है चार्ज को यहां से यहां तक ड्रिफ्ट कराना। वो कंडक्शन करंट से लेना देना उसका, मतलब कंडक्शन करंट नहीं है वो, ठीक है ना, वो एक्चुअल में कोई करंट है ही नहीं है, बट वो काम क्या कर रहा है, चार्ज को मूव कराने का काम कर रहा है, या उसके दौरान चार्ज मूव होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, करंट रखा गया। और कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब एम्पियर भाई साहब यहां पे भी करंट है, बट बात यह है कि वो कौन सा करंट है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। कौन सा करंट है वो, डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब आप अकेले ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कंडक्शन करंट होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं, कोई दूसरा सोर्स भी है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। विदाउट कंडक्टिंग वायर के भी वहां पे कोई करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है। वो करंट नहीं है एक्चुअल में, वो क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है वो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फील्ड का वेरिएशन, एरिया प्लेट का फिक्स है, मतलब कि फ्लक्स का वेरिएशन। तो जिसको आप अभी मैं करंट बोल रहा हूं बार बार आपके सामने, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट करंट कह रहा हूं, वो एक्चुअल में है क्या, वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसने चार्ज के ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ किया। उसी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला होता है, सॉरी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फील्ड इनटू एरिया, एरिया फिक्स है तो फील्ड का वेरिएशन को हम फ्लक्स का वेरिएशन बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट एयर मीडियम में वेरिएशन, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, इट इज द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसकी कंसिस्टेंसी तब देखने को मिलती है जब वहां पे करंट हो। तो अगर किसी सर्किट में अपन कंडक्शन करंट भेजते हैं तो उसका गैप पोर्शन जिसमें कनेक्टिंग एरिया नहीं है, उस गैप पोर्शन में जो करंट डेवलप होता है ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। दैट इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का काम करता है। इस पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का सोर्स बना हुआ है। तो फाइनली तो एम्पियर का सर्किट है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो क्या है वो डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन क्या, dt। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, कौन सा फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो टोटल करंट इन अ सर्किट क्या देखने को मिलेगा आपको, टोटल करंट इन अ सर्किट, एक तो कंडक्शन करंट, जब तक कंडक्शन करंट नहीं आएगा तब तक ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट नहीं आएगा। इन अ सर्किट इज I इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए, I कंडक्शन प्लस I क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो I कंडक्शन तो जो आप भेजोगे वो रहबा ही करेगा, और I डिस्प्लेसमेंट कितना है, E नॉट डी फाई ई बाई क्या, dt। तो अब आप बताइए एम्पियर का लॉ मॉडिफाई हो जाएगा। तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या आएगा, किसी भी कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो क्या होगा, म्यू नॉट आई सी प्लस क्या, आई डी, म्यू नॉट क्या, आई सी प्लस आई डी। तो अब से एम्पियर का सर्किट लॉ ये होगा किसके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से, किसके हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको, तो और आगे बात करते हैं, छापिए प्लीज। अब ध्यान दीजिए एम्पियर का सर्किट लॉ क्या था, मान लीजिए जिस कॉइल C2 की बात कर रहे थे अपन, C2 से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिंक टू द क्या, C2 क्या था, जीरो था, है ना। जीरो क्यों था, क्योंकि वहां पे कोई करंट नहीं था, ठीक है, वहां पे कोई करंट नहीं था, इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। जबकि अब क्या कहानी आ गई है कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट था, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी था, है ना। तो ऐसा बोल दें अपन कि C2 से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आईडी के बराबर है। किसके बराबर है वो, म्यू नॉट आईडी के बराबर। उतने पोर्शन में, C2 पोर्शन में किसके बराबर, म्यू नॉट आईडी के। तो बात को समझिएगा, म्यू नॉट आईडी, तो आईडी की वैल्यू कितनी है मालूम आपको, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई क्या, dt। आगे समझिएगा, तो C2 से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, म्यू नॉट बाहर रहेगा, एप्सिलॉन म्यू नॉट भी बाहर है, और फ्लक्स आपको बताया गया बाय द गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स लिंक टू अ सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
1/ε0 को बाहर कर दीजिए, 1/ε0 को अगर अपन बाहर कर दें तो ε0/ε0 dq बाई क्या dt, और सब जानते हैं dq बाई dt क्या होता है, बताइए dq बाई dt क्या आता है, करंट। जी आ गया अपने पास कितना, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो C2 से लिंक्ड भी फ्लक्स, सॉरी C2 से लिंक्ड जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, होगा एम्पियर के लॉ में, क्योंकि वहां पे अब क्या डेवलप हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट करंट। जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट नहीं था तब तक एम्पियर के हिसाब से ऐसी सिचुएशन में जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता था, लेकिन अब जब डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है तो कितना होगा, म्यू नॉट आई। कितना होगा बताइए, म्यू नॉट आई। समझ में आ गया, छाप लीजिए, लिख सकते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आगे, अब एक वर्ड है कंटिन्यूटी ऑफ द करंट। क्या आता है, कंटिन्यूटी ऑफ द क्या, करंट। समझिएगा, तो सर्किट जब था इसमें कैपेसिटर लगा था, यहां से आई करंट जा रहा था और इधर से भी आई करंट जा रहा है, मतलब जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव कर रहा है। जो बीच का गैप है इसमें किसने कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा, डिस्प्लेसमेंट करंट ने। किसने, डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि अब हम पूरे एंटायर सर्किट में टोटल करंट का कंसेप्ट क्या बोलते हैं, टोटल करंट क्या है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट प्लस क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हर पोर्शन में, इस सर्किट के हर पोर्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, टोटल करंट IC प्लस ID देखने को मिलेगा, मतलब कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा। मतलब कि पूरे सर्किट में कहीं कोई ब्रेक नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है, पूरे सर्किट में वायर के हर हिस्से में इक्वल अमाउंट का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये किसी भी सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी को भी मेंटेन करता है। आया समझ में, तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम किसी सर्किट में कंडक्शन करंट फ्लो कराते हैं तो एक करंट आता है जो एक प्लेट से चार्ज को दूसरे प्लेट पे शिफ्ट करता है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि वो करंट है ही नहीं है, एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में वो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स या रेट ऑफ चेंज इन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, क्या है वो, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या रेट ऑफ चेंज इन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दूसरी चीज, ये करंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट डेंसिटी है दो प्लेट्स के बीच में। ठीक है ना, ये क्या है, करंट डेंसिटी है दो प्लेट्स के बीच में, तो चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ शिफ्ट करता है। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि अगर सर्किट के थ्रू करंट नहीं है, मतलब अगर कैपेसिटर वाला सर्किट स्टडी स्टेट पे है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट करंट की गुंजाइश नहीं है। क्या मतलब है, जिस टाइम पे सर्किट में करंट नहीं है, मतलब ना तो चार्ज लॉस वाला करंट है ना चार्जिंग वाला करंट है, मतलब सर्किट में ना तो चार्जिंग हो रही है और ना ही डिस्चार्जिंग हो रही है, स्टडी स्टेट में है, उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा, स्टडी स्टेट में डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। चौथी चीज, ये भी दूसरे करंट की कंपैरिजन में, ये दूसरे करंट के जैसे क्या करता है, अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ये भी कंडक्शन करंट के जैसे अपने अराउंड में क्या डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई सबको प्रॉपर्टीज, डिस्प्लेसमेंट करंट की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई सबको, बताइए कोई मुश्किल है। पहली प्रॉपर्टी, ये करंट नहीं है, सिर्फ दो प्लेट्स के बीच की करंट डेंसिटी है। दूसरी चीज, इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीसरी चीज क्या, कि ये जो है क्या करता है, ये स्टडी स्टेट में नहीं हो सकता, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस समय पे सर्किट से चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ना हो रही हो, दोनों में से कुछ एक का होना बहुत जरूरी है। और चौथा, ये भी कंडक्शन करंट की जैसे अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेता है। आ गया समझ में। अब देखिएगा, पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, हमारे पास मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है। ठीक है ना, सबसे पहला है गॉस लॉ। कौन सा लॉ, गॉस लॉ। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास मैग्नेटिक गॉस लॉ,
मैग्नेटिक गॉस लॉ शायद कुछ लोगों को याद हो, अगर थोड़ा बहुत भी। तीसरा फैराडे एक्सपेरिमेंट, और चौथा क्या, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये वो चार इक्वेशंस हैं जिनके बारे में मैक्सवेल ने स्टडी किया, या जिनके स्टडी के बाद उसने ये डिक्लेयर किया कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और बाद में यही सब रिजल्ट किस चीज के लिए जरूरी हो जाते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ ईएम वेव्स के लिए। किसके लिए, प्रेडिक्शन ऑफ ईएम वेव्स के लिए जरूरी हो जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने गॉस लॉ डिस्कस किया, और इनके हिसाब से गॉस लॉ में सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या, ई डॉट डी एस हमेशा क्या होता है मालूम आपको, ई डॉट डी एस हमेशा होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर रीजन से लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स है, किसी पर्टिकुलर सरफेस से लिंक्ड जो टोटल फ्लक्स है, वो हमेशा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज होता है। कहने का मतलब है टोटल फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। मतलब किसी भी कॉइल से लिंक्ड या किसी भी सरफेस से लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस सरफेस पे चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। किस पे होता है, उस सरफेस पे चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, जो इनके लिए रेडिएशन में सपोर्ट करता है, जिसको इन्होंने स्टडी किया मैक्सवेल ने। दूसरा इन्होंने स्टडी किया किसको, मैग्नेटिक गॉस लॉ को। मैग्नेटिक गॉस लॉ कहता है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू अ सरफेस ऑलवेज जीरो। मतलब कि अगर आपके पास एक पोल है, मान लीजिए वो नॉर्थ पोल है, उससे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसी के साथ में साउथ पोल है, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। डेफिनेटली नॉर्थ और साउथ पोल से जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मे बी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स किया जाता है जीरो। जो इस बात का गवाह है कि कभी भी आपको मोनोपोल देखने को नहीं मिलेगा, कभी भी आपको एक सिंगल पोल देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा पेयर में ही मिलेंगे। इसी वजह से उस एंटायर सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो ये किस बात पे काम आया, मैक्सवेल ने जो इस पे स्टडी किया, तो इस बात का कंक्लूजन है कि हाँ, मोनोपोल तो हो ही नहीं सकते हैं, एक पोल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, बाईपोल होते हैं या डाईपोल होते हैं। इस वजह से कंडीशन क्या है, इसका फ्लक्स क्या आता है, जीरो आता है। तीसरी चीज उन्होंने कहा फैराडे के हिसाब से कि ईएमएफ इंड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू द क्या, डी फाई बाई क्या, डी टी, फाई एम। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल प्रोपोर्शनल टू द क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज विथ रेफरेंस टू टाइम। ये बताते हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो बाद में इनको ईएम वेव्स के प्रेडिक्शन में बहुत सपोर्ट किया। किसी ने, जितने लोगों ने भी स्टडी किया है इसका, सब ने इन सारी चीजों का सहयोग लिया है, सपोर्ट लिया है। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, द ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू द d phi m by dt, the rate of change in magnetic flux proportional to the EMF induced in a coil। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने की वजह से, चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डेवलप होगा, उसके बारे में भी मैक्सवेल ने स्टडी किया। किसकी हेल्प से, फैराडेज एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। और फाइनली आखिरी में क्या आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ नया वाला क्या है, द बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल करंट, मतलब आईसी प्लस क्या, आईडी, कंडक्शन करंट प्लस क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस पे भी उन्होंने स्टडी किया। तो ये चार इक्वेशंस थी जिनमें मेहनत करके और मैक्सवेल ने ईएम वेव्स का प्रेडिक्शन दिया। आई बात समझ में। तो पहला गॉस लॉ सबको ही जानता, दूसरा मैग्नेटिक गॉस लॉ, यही मैंने बताया आपको, तीसरा फैराडे एक्सपेरिमेंट, ये भी सबने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, चौथा ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ी देर पहले ही बता के फ्री हुए हैं। तो समझ में आ गया आपको, यही वो चार इक्वेशंस हैं जिन्होंने ईएम वेव्स का प्रेडिक्शन तैयार किया। आ गया समझ में, कोई मुश्किल है, जल्दी से इसको भी नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं, छापिएगा। ध्यान दीजिए, मैक्सवेल के हिसाब से ईएम वेव्स का क्या मतलब है, ईएम वेव्स है क्या, कैसे प्रोपेगेट होता है, ठीक है, कैसे प्रोपेगेट होगा, है ना,
कैसे उसका ओरिजिनेशन होता है, समझिएगा बात को। जैसे कि एक चीज क्लियर हो चुकी, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। अगर कहीं हम कुछ ऐसा सेटिंग बना लें एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपेगेशन से उन दोनों के परपेंडिकुलर एक एनर्जी या एक इफेक्ट क्रिएट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब उसमें हालांकि लिख के ना हो आता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन से ये जो प्रोपेगेट हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या हुआ, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है और वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो जेड एक्सिस में मतलब पेन की डायरेक्शन में क्या होगा, एक एनर्जी क्या होगी, प्रोपेगेट होगी, या एक एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, या एक एनर्जी का बंडल मूव करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, ईएम वेव बोलेंगे। और उसका नेचर कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, ट्रांसवर्स। बाद में हालांकि अलग अलग लोगों ने स्टडी कर लिया उसके बारे में, और वो लाइट की स्पीड से मूव करती है। किससे मूव करती है, वो लाइट की स्पीड से मूव करती है। तो ईएम वेव्स क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं या वेरिएशन करते हैं, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी डायरेक्शन में एक इफेक्ट, एक एनर्जी का बंडल जो है तो मूव करता है, दैट इज द क्या, ईएम वेव। और वो कैसे मूव करती है, ट्रांसवर्स नेचर में मूव करती है, वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है ना, समझिएगा। मान लीजिए मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है तो इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस क्या, ओमेगा टी। ठीक है ना, ई नॉट साइन के एक्स माइनस क्या, ओमेगा टी, है ना। किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो अलोंग क्या, आई कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो वाई एक्सिस में है, तो क्या आएगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस क्या, ओमेगा टी जे कैप। समझिएगा बात को। तो अगर ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है, तो ईएम वेव्स का प्रोपेगेशन कहां होगा, अलोंग जेड एक्सिस। ईएम वेव्स का प्रोपेगेशन क्या होगा बताइए, अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है ना, इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या है, ऑसिलेशन से और परपेंडिकुलर वेरिएशन से, इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब कि जेड एक्सिस में एक एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, ईएम वेव्स बोलते हैं। और वो किस नेचर की वेव है, ट्रांसवर्स वेव नेचर की वेव है। तो इसका इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस क्या, ओमेगा टी। तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर। एक्चुअल में करा तो मैंने इन दोनों का रेशियो था, लेकिन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ने साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को कैंसिल कर दिया, इस वजह से सी बराबर क्या बचा, ई नॉट अपॉन बी नॉट। एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि जो ट्रांसवर्स वेव है या जो ईएम वेव है, उसकी स्पीड लगभग लाइट की स्पीड जितनी होती है। कितनी होती है, लाइट की स्पीड जितनी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट अपॉन बी नॉट होती है। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि क्या होता है बताइए, होता है C इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। और इसी के बाद में फॉर्मूला ये भी होता है अंडर रूट ऑफ क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ईएम वेव्स की, जैसे कि ईएम वेव्स ट्रांसवर्स तो है ही, और इसको मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमने आपको बताया था ना कुछ टाइप की वेव, एक होती है जो मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और एक वो होती है जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बताया था ना आपको लास्ट ईयर में। कौन सी वेव है जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और कौन सी है जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जल्दी बताइए, बताइए। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल तो उनके प्रोपेगेशन के बेसिस पे है,
जो लेंथ वाइज प्रोपेगेट होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाती हैं, और जो एक्सिस के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट होती हैं वो ट्रांसवर्स कहलाती हैं। ठीक है, बहुत टाइप की वेव बताएंगी। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मूव करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए बाद में मार्कोनी ने इसका जो यूज है वो कम्युनिकेशन के लिए किया, और जिस समय पे इसको कम्युनिकेशन के लिए यूज किया तो आज आप देख रहे हैं पर क्रांति ही क्रांति है चारों तरफ। तो ईएम वेव से ही सारे क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही है? तो किन्होंने, मैक्सवेल ने ईएम वेव्स का प्रेडिक्शन कुछ इस टाइप से दिया और ये उसका रिस्पॉन्स है। आ गया समझ में? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।